व्याख्यानमाला सत्र के मुख्य वक्ता परम आदरणीय वक्तृत्व कला के अप्रतिम हस्ताक्षर प्रोफेसर नरेंद्र शास्त्री जी, जो कि स्वनामधन्य प्राकृत भाषा के इस युग के प्रवर्तक महामनीषी डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री के सुपुत्र हैं। बोधगया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, न जाने कितनी यूनिवर्सिटियों में कितने पदों को आपने अलंकृत किया और आज भी कितनी विश्वविद्यालय यदि स्थापित हो रहे हैं तो उसके नींव के पत्थर आप बन रहे हैं। ऐसे परम आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र शास्त्री जी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैंने आदरणीय दीदी सुषमा सिंघवी जी से विनती की कि माननीय कुलपति जी को राष्ट्रपति महोदया ने बुलाया है और वो उस कारण से उनको जाना अपरिहार्य था, तो उन्होंने हमारी विनती स्वीकार की और आज के सत्र की, इस व्याख्यानमाला सत्र की अध्यक्षता स्वीकार की। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस सत्र के संचालन के लिए और इसकी व्यवस्था के लिए मैं हमारे प्रिय छात्र संदेश जैन को निवेदन करता हूं कि वह सत्र को आगे संचालित करें। हेलो, नमो जनाणम। आज की इस प्राकृत भाषा विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय व्याख्यानमाला आचार्य विद्यानंद मुनिराज व्याख्यानमाला, इसका प्रारंभ हो, इसकी परिचय विधि, अतिथियों की परिचय आदरणीय प्रोफेसर साहब देंगे। उसके पूर्व हम श्रुत की आराधना के साथ इस द्वितीय व्याख्यानमाला का निर्विघ्न समापन हो, इसलिए आरंभ करेंगे। निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण पूर्वक सबसे पहले श्रुत देवता की आराधना पूर्वक इसका आरंभ होगा। मैं सभी अतिथियों से आदरणीय प्रोफेसर नलिनी शास्त्री, आदरणीय अध्यक्षा महोदया प्रोफेसर सुषमा जी सिंघवी एवं अन्य सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि श्रुत सपर्या विधि का कार्यान्वयन करें। संदेश पढ़ो। जल चंदन अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो नर ज्ञान, सो नर ज्ञानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिन भूर्भुव सरस्वती दिव्ये नमो नमः। अनंतपदप्राप्तैर्घ्यं नृपान्ति स्वाहा। सरस्वती श्रुत देवता की आराधना पूर्वक अब इस व्याख्यानमाला को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे विभाग की परंपरा रही है कि शुद्ध देवता की आराधना स्मरण पूर्वक आगे की गतिविधियां संचालित होंगी। इसके पश्चात इस व्याख्यानमाला के लिए मंगलाचरण हेतु मंगल में मंगलाचरण करेंगी हमारे बीच में विद्यमान डॉक्टर रंजना जैन। मैं अनुरोध करता हूं कि मंगलाचरण करके इस व्याख्यानमाला का शुभ आरंभ करें। इधर से बैठ जाओ। वंदितु सवसिद्धे भुवमचल्मणोभवं गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम्। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य कुंद द्वारा रचित इस मंगलाचरण के द्वारा इस शुभ सभा का शुभ आरंभ हुआ और अब हम बढ़ रहे हैं। आज की ये द्वितीय व्याख्यानमाला वर्तमान में शौर सेनी प्राकृत के वर्धापक, अकादमिक स्तर पे वर्धापक आचार्य विद्यानंद मुनिराज के नाम पर उनकी स्मृति में ये व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ है। और इस व्याख्यानमाला में उपस्थित आदरणीय अध्यक्षा महोदया,
मुख्य वक्ता एवं अतिथियों के औपचारिक परिचय के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, परिचय और स्वागत के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं प्राकृत भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष और इस व्याख्यान माला के मुख्य संयोजक कि वे हमारे अतिथियों का औपचारिक परिचय और स्वागत विधि संपन्न करें। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदगादिकम मलम प्रणमामि वड्ढमाणम तीर्थम धम्मस्कतारम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, मैं माननीय सभाध्यक्ष महोदया की अनुमति से और हमारे आज के इस कार्यक्रम के केंद्रीय व्यक्तित्व प्रोफेसर नलिन कुमार शास्त्री जी की अनुमति से इस व्याख्यान माला के बारे में थोड़ा सा परिचय और पृष्ठभूमि बताने के लिए आपके बीच में प्रस्तुत हूं। यह व्याख्यान माला विद्याभूषण लोक मंगल न्यास की ओर से इस विश्वविद्यालय में स्थापित हुई और इस व्याख्यान माला को प्राकृत भाषा विभाग में रखने का एकमात्र और मुख्य उद्देश्य था और वह यही था कि प्राकृत भाषा और साहित्य की गतिविधियां जिनके बारे में आचार्य श्री विद्यानंद जी का एक प्रबल भाव था कि पूरे देश में प्राकृत भाषा का विकास हो, इसके बारे में जाना जाए, इसकी चर्चा हो, इसके पढ़ने और पढ़ाने वालों की संख्या बढ़े और इसके बारे में लोग सुपरिचित हों। इसी संकल्पना के साथ जब इस विभाग में यह व्याख्यानमाला स्थापित हुई तो उसमें कई विद्वानों को क्रमशः हर वर्ष बुलाया गया। कई वर्ष हो गए इसको स्थापित हुए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आचार्य विद्यानंद जी ने 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण किए प्राकृत भाषा के क्षेत्र में, और वह थे कि उन्होंने कई विद्वानों को प्रेरित किया कि वो प्राकृत भाषा के क्षेत्र में काम करें। मुझे याद है वाराणसी से प्राकृत पेंगलम जैसे ग्रंथों के जो अनुवादक थे, संपादक थे, ऐसे महान मनीषियों को उन्होंने यहां बुलाया और उनसे प्राकृत के भाषा के छंदों पर, उनके प्रयोगों पर काम कराया। उसके साथ ही आचार्य क्या नाम था उनका, बलदेव उपाध्याय जैसे महान मनीषी को बुला के न केवल सम्मानित किया बल्कि उनसे ये लिखवाया कि वास्तव में प्राकृत भाषा और उसका साहित्य इस देश के भारतीय वाङ्मय की अमूल्य संपत्ति है। ऐसे अनेकों मनीषियों को उन्होंने जोड़ा और उनका एकमात्र लक्ष्य था कि जो प्राकृत भाषा है उसके बारे में इस युग में चर्चा शुरू हो। उनके इस संकल्प के सारथी बने डॉक्टर मंडन मिश्र जी, जिन्होंने प्राणपण से शैक्षिक जगत में प्राकृत की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। पहले से ही कुंद भारती न्यास की ओर से आचार्य कुंद व्याख्यान माला यहाँ चल ही रही थी, जो सोर्सेनी प्राकृत भाषा और साहित्य की थी। उसी क्रम में यह दूसरी व्याख्यान माला उसी के अन्य विविध पक्षों को उजागर करने के लिए इस विश्वविद्यालय में प्रवर्तित हुई है। मैं आपको दूसरा एक बड़ा योगदान बताना चाहता हूं। कई लोग बेटा डिस्टर्ब नहीं कर, कई लोग जो मूलतः प्राकृत के क्षेत्र में सक्रिय नहीं थी लेकिन भारतीय मनीषा के धनी अप्रतिम विद्वान थे, विदुषियां थी, उन लोगों को उन्होंने अनेक प्रकार के सम्मान देकर उनको बहुमानित कर इस क्षेत्र में जोड़ा, उनसे लिखवाया, उनसे उनकी संकल्पना थी कि झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक प्राकृत की चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने एक बड़ा विशाल पुस्तकालय बनवाया, उस भवन का नाम ही प्राकृत भाषा भवन रखा और अनेक प्राकृत विद्या पत्रिका चलती रही। उसके अलावा भी कई ग्रंथों का प्रकाशन कराया उन्होंने, एकमात्र लक्ष्य को लेकर के कि वह प्राकृत भाषा का किसी भी तरह संचालन हो,
विकास हो, अध्ययन और अध्यापन हो। उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं की प्रेरणा से यहां पर प्राकृत भाषा विभाग की स्थापना हुई। चला शुरू में ही कह दिया गया कि मैं तो यहां जनरल विभाग में था, कह दिया गया आदरणीय तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी ने, यदि सुदीप जी नहीं आएंगे तो मैं ये विभाग शुरू नहीं कर पाऊंगा। तो एक ही शर्त है, वो उन्हें आना होगा तो मैं विभाग की अनुमति देता हूं। मैं दुविधा में था क्योंकि वहां की जितनी सीनियरिटी थी वो यहां पर एक कारण से लॉस हो रहा था मुझे, कि वहां पर मैं रीडर होने की पात्रता पूरी कर चुका था और जो क्रमशः बढ़ते हुए रीडर होते हैं उन्हें 3 इंक्रीमेंट मिलते, वो मुझे यहां नहीं मिलते क्योंकि फ्रेश अपॉइंटमेंट होता। आचार्य श्री ने कहा आप करिए, आप प्राकृत पर उपकार करिए, उनके शब्द थे, इस विषय पर उपकार करिए। उनके आदेश को मान करके मैं इस विभाग में आया। भले ही मुझे कितना ही लॉस हुआ, पर मैंने इस विभाग को आकर के इसके सारे पाठ्यक्रम बनाए, सब चलाए। मेरे साथ ही उस समय मैं तो यहाँ 1987 से था, 1999 में अप्रैल माह में विधिवत नियुक्तियां हुई। उसमें डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय और मैं यहाँ पर रीडर पद पर आया। काम चलता रहा, निरंतर बात बढ़ती रही। धीरे धीरे आचार्य श्री ने एक और संकल्पना की कि देश में जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, जो बड़े व्यक्तित्व हैं, उनके द्वारा प्राकृत के पुरस्कार शुरू करवाए जाए। इस क्रम में भारतीय ज्ञानपीठ, मूर्ति देवी ग्रंथमाला आदि से ये काम शुरू हुआ। कुल मिला के काफी अच्छे रूप में चलता रहा। आज हमें खुशी है कि सुबह हमने आचार्य कुंद स्मृति व्याख्यानमाला में आदरणीय प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी का बहुत ही सारगर्भित अध्यात्म विद्या, जो भारत की एक महती विद्या है, उस विद्या के क्षेत्र में आचार्य कुंद ने क्या योगदान दिया और उससे भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे समृद्ध हुई है, उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से, बड़े सरल तरीके से हमारे बीच में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, यदि 2 महापुरुष नहीं होते तो शायद हमारे यहां आज प्राकृत कहीं शुरू भी नहीं हो पाती, चाहे कितने ही कल्पनाएं करते। उनमें सर्वश्रेष्ठ और शिरोमणि व्यक्तित्व थे डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री। आरा के जैन सिद्धांत भवन महती लाइब्रेरी, बहुत बड़ा पुस्तकालय, उसमें बैठ करके मैंने जितना सुना और जाना, मैंने तो बाबूजी के दर्शन नहीं किए, लेकिन ये मान के चलिए कि संवेदनाओं में इतना जुड़ा रहा मैं कि आज जब कहीं किसी ने पता नहीं चर्चा की हो नहीं की हो, लेकिन मैंने भावना व्यक्त की कि भाई साहब उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य के क्षेत्र में कब कब किस किस रूप में काम किया, इसका कोई आकलन नहीं है आज तक व्यवस्थित। मैं चाहता हूं कि उनका आकलन हो। हमारे लिए यदि कोई आगे छात्र प्रेरित होगा इसके लिए, तो मैं प्रेरणा दूंगा कि उनके द्वारा प्राकृत भाषा और साहित्य के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, कैसे किन परिस्थितियों में किए, काम जो निकल के सामने आए वही नहीं, किस किस रूप में किए, परिस्थितियां क्या थी, उनका आकलन होकर के एक बड़ा शोध ग्रंथ निर्माण हो, कोई परियोजना यहां चले और उसका ऐसा प्रकाशन हो गरिमापूर्ण, ताकि लोग जाने कि 20वीं शताब्दी में यदि किसी ने जब भूली बिसरी उस याद को जगाया और पूरे देश के विश्वविद्यालयों में यदि कहीं प्राकृत की पुस्तक चाहिए तो प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ये पहली पुस्तक बनी। इतना बड़ा काम किया उन्होंने। जब व्याकरण की बात आई, अलग अलग व्याकरण ग्रंथ थे, बाबूजी ने अभिनव प्राकृत व्याकरण नाम का ऐसा ग्रंथ लिखा जो अपने आप में सारे ग्रंथों की जो जो कमियां उनको पूर्ति करता है और साथ ही उसके एक नए आयाम विकसित करता है। इसके अलावा न जाने कितनी छोटी छोटी कृतियां जो मूल में अनुवाद से प्रकाशित की। यदि उस विश्वविद्यालय में सैकड़ों लोग तैयार हुए, प्राकृत के अध्येता, बिहार में प्राकृत का संस्थान बन गया, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वह आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री साहब को जाता है। हम
थोड़े बहुत उद्गार कह सकते हैं, पर बातें अधूरी रह जाती क्योंकि कभी दर्शन ही नहीं किए, उनकी साधना नहीं देखी। मैंने कहा कि अब की इस व्याख्यान माला में आदरणीय प्रोफेसर नलिन शास्त्री जी को, जो उनके सुयोग्य सुपुत्र हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे सुना जाए, समझा जाए कि वास्तव में उन्होंने क्या किया, किन परिस्थितियों में किया, ताकि आज हम सही मोटिवेट हो सके। आज आदरणीय दीदी, हम लोग बहुत सुख साधनों में जी रहे हैं। उस समय की परिस्थितियां सोचिए जब शाम को कई बार लाइट ही नहीं मिलती थी। सूर्य की रोशनी में कितना काम किया, जो आज हम लोगों के पास 24 घंटे संसाधन है, तब भी हम वो नहीं कर पाते। उस एक महामनीषी ने जितना कार्य कर दिया, यदि हम समझें कि उसके बाद वो पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा जैसा है कि आज भी उनकी बराबरी पर कोई काम करने वाला एक संस्थान नहीं है, व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है। बहुत सही कहा। इसलिए उनके कार्यों के मूल्यांकन के लिए मैंने आचार्य विद्यानंद मुनिराज व्याख्यान माला के अंतर्गत आपको निमंत्रित किया, और मात्र 2 दिन पहले ही बात हुई। ये आपका वात्सल्य है मेरे प्रति, छोटा भाई मानते हैं, बहुत स्नेह देते हैं कि मैं सुदीप, आप कह रहे हो और मेरा प्रिय विषय है और मैं चाहता हूं इसको बढ़ाया जाए। मैं इस संदर्भ में आपको बता दूं, जय कुमार जी साहब, CSU में, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, मैंने इसका पूरा प्रोजेक्ट दिया कि आप हमें संसाधन दीजिए, हम आदरणीय बाबूजी के सारे ग्रंथों को, पहले एक लिया, बाकी ग्रंथों को हम आधुनिकतम रीति से सुसंपादित करके, व्यवस्थित करके, मूल को यथावत रखते हुए प्रकाशित करना चाहिए। संयोग की बात वो स्वीकृत नहीं हुआ, पर हम हारे नहीं हैं। हम फिर से उसका प्रयास करेंगे, कहीं और से प्रयास करेंगे, केंद्र सरकार से सीधे प्रयास करेंगे, लेकिन इस कार्य को हम करना चाहते हैं और उसका सूत्रपात हम आपके व्याख्यान के द्वारा करना चाहते हैं, ताकि हमें दिशा मिले कि क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे कैसे किया और हम कैसे प्रेरणा लेके किन किन बिंदुओं को लेते हुए इस कार्य को सही आयाम दे पाएंगे। मैं बहुत कृतज्ञ हूं आदरणीय भाई साहब का। इसके साथ ही विद्याभूषण लोक मंगल न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी, उन्होंने यहाँ पर यह व्याख्यान माला स्थापित करवाई। आते भी हमेशा हैं, सहयोग करते हैं, हम सबको बुलाते हैं। यद्यपि सुबह के व्याख्यान माला में कुंभ भारती न्यास के न्यासीगण नहीं आ पाए, होगा उनका कोई कारण, पर सबको एक एक न्यासी के पास पर्सनल सूचना दी हुई थी। पर आप पहले भी आए थे, अब भी आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथी डॉक्टर विकास चौधरी जी, हमारे डॉक्टर सौरभ दुबे जी और जितने भी हमारे विद्वान हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही मैं अब इस स्वागत की शब्दावली को सीमित करते हुए, क्योंकि हमें माननीय भाई साहब का वक्तव्य सुनना है, वो जानना है, उन्हें पूरा समय देना है, मैं सपर्या विधि, आपके स्वागत की विधि स्वयं संपन्न करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रंजना जैन जी से कि आज के सत्र की अध्यक्षा डॉक्टर सुषमा सिंह जी का स्वागत करें। माल्यार्पण तिलक तो होगा। हमारा गौरव। मुझे सौभाग्य मिलेगा। अरे यार। और इसके साथ ही इस सत्र के गौरवपूर्ण मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर नलिन शास्त्री जी के स्वागत के लिए मैं स्वयं उपस्थित हूं, और साथ ही हमारे साथी डॉक्टर विकास चौधरी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो भी आए, हम दोनों मिलकर के उनका भावभीना स्वागत करना चाहते हैं।
से सत साहित्य भेंट जी। मैं इस क्रम में हमारे साथी रहे और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार जी का भी माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय प्रोफेसर नलिन शास्त्री जी के बारे में कहना बहुत कुछ है पर कहना कुछ नहीं चाहे। उसका कारण यह है कि जब आप इन्हें सुनेंगे पहली ही पंक्ति से आप कहेंगे कि आप तो कुछ कह ही नहीं सकते थे, जो वो बिना बोले अपने वक्तव्य के माध्यम से सब कुछ कह देते हैं। यद्यपि वो वनस्पति शास्त्र बॉटनी के प्रोफेसर रहे, प्रबंधन शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। आपके दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय है, जानते हैं आप लोग, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, उसके आप कई वर्षों पहले रजिस्ट्रार। पूरा जब वो एस्टेब्लिश हो रही थी, बढ़ रही थी, उस समय एक एक चीज, एक एक विभाग आपकी देखरेख में रखा गया। ये सब बाहरी परिचय है, लेकिन यहाँ एक विद्वान वक्ता के रूप में आए हैं। उनके वैदुष्य के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक एक शब्द यदि आपको जैसे मोती की माला जितनी सुंदर नहीं लगती, उससे भी सुंदर शब्दावली को आपको सुनना है। कभी आप अर्थ नहीं समझ पाए जो लोग, तो चलेगा, फिर भी जिनके शब्द एक अनुप्रास की तरह प्रवाहित होते हैं, शब्दालंकार का जीवंत रूप बनते हैं, उनके वक्तव्य को हम सभी लोग बड़े ही आप्यायित होकर, आतुर होकर सुनना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता की कि आप अपना वक्तव्य हमारे बीच में प्रस्तुत करें। इस सभागार में उपस्थित सभी का सादर अभिवादन है, सादर वंदन है। इस समारोह के सूत्रधार, इस समारोह के संकल्पक और प्राच्य विद्याओं के अधीति मनीषी प्रोफेसर सुदीप कुमार जी जैन, इस कार्यक्रम को अपने अध्यक्षता से गरिमा मंडित करने वाली विदुषी आदरणीय प्रोफेसर सुषमा जी सिंघवी, इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर विकास जी चौधरी, इस कार्यक्रम के प्रायोजक जैन विद्या, जैन वास्तु, जैन मंत्र, जैन तंत्र, जैन ज्योतिष के अधीति मनीषी प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी, अध्यक्ष विद्याभूषण लोक मंगल न्यास, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय जो यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं, और इस प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी मनीषीगण, छात्रों छात्राओं। फरवरी का महीना बीतने को आतुर था कि अचानक एक फोन आया मेरे पास। उस फोन ने मेरी पूरी चेतना को झंकृत कर दिया। उस फोन में यह कहा गया मुझसे कि एक ऐसा व्यक्ति जो 51 साल पहले इस धरा से विदा हो चुका, जिसकी लेखनी 51 साल पहले शांत हो गई है, जिसकी किताबों की क्लोनिंग करके बिना किसी कृतज्ञता के ज्ञापन के लोग अपनी विद्वत्ता के सिक्के चला रहे हैं, उस व्यक्ति की चर्चा 51 साल के बाद एक राष्ट्रीय गौरव के संस्थान में, और वो भी एक ऐसे
ऐसी संस्था के प्रायोजकत्व में जिसे सिद्धांत चक्रवर्ती परम पूज्य विद्यानंद जी महाराज का आशीर्वाद मिला है, वहां पर किए जाने की बात है। मैं काफी देर तक बोल नहीं पाया, तो फिर उल्हाने भरी बात हुई कि भाई साहब मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं सुन रहा हूं, सोच रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बहुत ही आदर के साथ, विनम्रता पूर्वक उनके अनुरोध, जिसमें आदेश भी छिपा रहता है, उसे स्वीकार किया। बहुत भावनाओं के एक अजीब से प्रवाह में घूमते हुए। मेरी अनुभव की यात्रा 5 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव की है। मैं उन कम लोगों में से एक हूं जिन्होंने 44.5 वर्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न रूपों में अपना योगदान दिया है। आयु भी 70 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन यह मेरे जीवन का पहला अवसर था जब 51 बरस पहले के किसी व्यक्ति की याद करने के लिए एक युवा हस्ताक्षर अपनी पूरी कृतज्ञमयी चेतना से उस व्यक्ति का सुमिरन करता है। अतीत का स्मरण करके वर्तमान को समृद्ध करने की परंपरा इस देश की रही है। यह दीगर बात है कि वर्तमान के जो समर्थ हस्ताक्षर हैं, उनकी स्मृतियां बड़ी धूमिल होती हैं। इस भावनात्मक प्रवाह में उतराते डूबते मैंने बहुत कृतज्ञता के साथ डॉक्टर सुदीप जी के इस आदेश को जब स्वीकारा, तो मेरे मन में एक दुविधा और चल रही थी। वो दुविधा ये थी कि डॉक्टर नेमिचंद्र शास्त्री का व्यक्तित्व कोई कहानी नहीं है, ये यथार्थ की गाथा है। और भारतीय चिंतन परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा का सफलतापूर्वक आलोड़न कर उसके संदर्भ को पूरी मानवता के समक्ष समर्पित किए जाने वाले संघर्षों की एक लंबी दास्तान है। और पूरी जिजीविषा के साथ सारे संघर्षों के बीच भी सारस्वत साधना करने का एक उपक्रम है। लेकिन जब एक पुत्र अपने पिता के प्रति उनके अवदानों की समीक्षा करे तो राग भी आना स्वाभाविक है और मोह भी आना स्वाभाविक है। इसलिए मैं अपनी इस विचार यात्रा का प्रारंभ अपने विचारों से नहीं करके मैं 3 उन उदाहरणों के माध्यम से करता हूं जो आज से एक लंबे अरसे पहले विश्रुत सारस्वतों के द्वारा अंकित किए गए हैं। पहला उदाहरण एक पुस्तक छपी थी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा, जिसका शीर्षक था हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन प्राकृत एंड जेनोलॉजी इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। यह पुस्तक छपी थी 1983 में। इसके पृष्ठ संख्या 11 पर अंकित किया गया है, Late Dr. Nemichand Shastri's contributions for the extension of Prakriti studies in Bihar is of historical importance. Almost all the doctoral dissertations approved by Magad University were prepared under his guidance and supervision. He made ARA a center of Prakrit and genealogical studies. यह 1983 का उदाहरण है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित। इसके बाद वर्ष 2012 में परम श्रद्धेय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने एक पुस्तक संपादित की, 60 Years of Sanskrit Studies। इसके खंड 1 के पृष्ठ संख्या 79 पर अंकित किया गया है, The late Dr. Nemichand Shastri of Ara, who originally hailed from Madhya Pradesh, ये थोड़ा गलत है, वो राजस्थान के थे मूलतः,
was a great scholar of Sanskrit, Prakrit and Jainism. Shastri was an institution in himself. His contributions are spread in about a dozen of books on Indological subjects. He is credited with delivering the first Prakrit speech in AIOC as sectional president of Prakrit and Jainism section at the Ujjain session held in 1972. और तीसरा उदाहरण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म से मैंने उद्धृत किया है, जहां पर उनके विषय में लिखा गया है, Dr. Nemichand Shastri was a sea of knowledge in real sense. He has been a devotee of the goddess of learning, Saraswati, for the whole of his life. He was a master in Indian philosophy, astrology, ancient Middle Age history of Jainism, grammar of Prakrit and Sanskrit languages and literature. He is considered to be an outstanding personality of the Jain world at present age. इन तीन उदाहरणों के माध्यम से मैं यशःपूत की कृतित्व काया को आपके समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। यथार्थ की कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पुरुषार्थ के ताने बाने से उनके जीवन पट की बुनाई हुई और जप तप ध्यान स्वाध्याय के शुभ उपक्रमों के अनुष्ठान के द्वारा उन्होंने अपने ज्ञानाराधन के कर्म को सदैव स्वच्छ बनाए रखा। राजस्थान के एक छोटे से गांव बाबरपुर में उनका जन्म हुआ। ये दुर्योग था कि 10 महीने की आयु में ही उन्हें पिता का वियोग हुआ और उनके पैतृक गांव से कुछ दूर उनके ननिहाल थी बसई घियाराम गांव में, वहां उनकी परवरिश हुई। प्रारंभिक शिक्षा उनकी राजाखेड़ा के एक छोटे से विद्यालय में हुई और उसके बाद वे स्यादवाद महाविद्यालय वाराणसी आए, जहां उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। स्यादवाद महाविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा चली और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को असाधारण, अनुपम, अप्रतिम एवं विलक्षण बनाने के लिए सतत पुरुषार्थ किया। साधु भगवंतों की सन्निधि में उनकी प्राणवान ऊर्जा, उनके अविरल आशीर्वाद उन्हें हमेशा पथ प्रदर्शन प्रदान करते रहे और समय ने करवटें ली। एक ऐसा संयोग बना कि उन्हें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के सिलसिले में आरा आना पड़ा और आरा आकर उनकी यात्रा, उनके जीवन की यात्रा एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। वर्ष 1939 था जब वे आरा पहुंचे और यहां पर एक छोटी सी पाठशाला में वो धर्म प्राध्यापन के कार्य में सन्नद्ध हो गए। उन्होंने कभी भी किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझा। गणित की लघुत्तम या महत्तम की परिभाषा की परिधियों में वे उसे बांधते नहीं थे। अपना पूरा चिंतन उसमें समायोजित कर देते थे। यही कारण था कि बहुत ही छोटी सी आयु में भी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा उस शहर में जो अपने विषय का ज्ञाता है। आरा शहर के एक बड़े रईस थे श्री निर्मल कुमार जी। निर्मल कुमार जी उन्हें बहुत बारीकी से परख रहे थे और उन्हें विपत्तियों से निकलने के लिए वो कभी भी मौका नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति जब तपता है संघर्षों की आंच में तभी वो निखर करके बाहर आता है। मात्र 25 रुपए मासिक के वेतन पर उन्होंने अपनी जीवन की ये यात्रा प्रारंभ की और वो एक कृतज्ञ व्यक्ति थे।
महीने का पहला वेतन जब उन्हें मिला तो उन्होंने सारा का सारा वेतन अपनी ननिहाल भेज दिया, क्योंकि उस अबोध अवस्था में उनके नाना और मामा ने ही उनकी परवरिश की थी और ये इनका कर्तव्य था कि इनकी पहली कमाई पर उन्हीं का अधिकार हो। भावनाओं के इस प्रवाह में उन्होंने अपना पूरा वेतन भेज दिया, लेकिन अगले दिन से भोजन का संकट आ गया। परिवार में 3 व्यक्ति थे। वे थे, उनकी मां थी, उनकी पत्नी थी। एक दिन तक निराहार रहे। संयोग ऐसा हुआ कि एक व्यावसायिक एजेंट उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि आप मेरे कुछ पत्र लिख दीजिए। उन्होंने पत्र लिख दिए और उसने पारिश्रमिक के रूप में 1 रुपया उनको दिया। तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि नहीं, मैंने आपके पत्र लिखे हैं लेकिन मैं धन नहीं लूंगा। लेकिन दैवी प्रेरणा ऐसी थी कि वो 1 रुपया जबरदस्ती उनको दे करके चला गया और उस 1 रुपये से पूरे महीने का भोजन पूरे परिवार का किसी तरह से चल जाए, यह प्रयत्न हुआ। समय बीतता रहा, समय ने करवटें ली। 1939, 1940 उस समय अलग था और अभी वो संघर्षों की एक ऐसी दास्तान है वो। इसके बाद जैन बाला विश्राम में पंडित नन्हेलाल जी संस्कृत के अध्यापक होते थे। वे किसी कारणवश वहां से प्रस्थान कर गए थे, तो जैन बाला विश्राम में संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में उनको एक आजीविका का दूसरा साधन मिला। तो 2 आजीविकाएं एक साथ चल रही थी और कुल मिलाकर के वेतन होता था 45 रुपए। इस 45 रुपए में भी वे आधा पैसा अपने ननिहाल भेज दिया करते थे, क्योंकि मामा की बिटिया की शादी होनी थी और उसी थोड़े से पैसे में ये तीनों प्राणी, मैं उस समय तक नहीं था उनके परिवार में, अपना जीवन चला लेते थे। फिर समय ने करवटें बदली। जैन विद्या के स्वनाम धन्य हस्ताक्षर पंडित के भुजबली शास्त्री जी जैन सिद्धांत भवन के पुस्तकाध्यक्ष हुआ करते थे। वे मूड़बिद्री के मूल निवासी थे, वे वहां चले गए और शास्त्री जी जैन सिद्धांत भवन के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हुए। अब उनका वेतन हो गया 75 रुपए और अभी भी वो परंपरा जारी थी कि आधे पैसे वो अपने ननिहाल में भेजा करते थे। मेरी मां ने मेरे पिता के व्यक्तित्व के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं एक घटना पुत्र हूं, इसके मोह से भी विरत नहीं हो पा रहा हूं। एक घटना मैं निवेदित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि शायद मेरी मां दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला रही है जिसने अपने विवाह में मिले हुए सारे आभूषण, सारे बर्तन, यहां तक कि शादी का पलंग, वो भी अपने पति की बहन की शादी में दे दिया। मेरी मां का वह योगदान सिर्फ एक द्रव्यात्मक अनुदान नहीं था, योगदान नहीं था, बल्कि वो भावना से जुड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयोग था कि पति की वह सहचरणी है। समय बीतता गया। शास्त्री जी की ज्ञानाराधना संघर्षों से कभी प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने न्याय तीर्थ, ज्योतिष तीर्थ, काव्य तीर्थ, शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, साहित्य रत्न जैसी ओरिएंटल डिग्रीज तो हासिल की ही। उन्होंने संस्कृत में, प्राकृत में और हिंदी में 3 विषयों में एमए की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन उसका विषय था और 1967 में मगध विश्वविद्यालय के पहले डीलिट उपाधिकर्ता प्रोफेसर नेमिचंद शास्त्री बने।
संस्कृत कार्यों के विकास में जैन कवियों का योगदान उनकी पुस्तक थी। मगध विश्वविद्यालय में यह पहली डीलिट की डिग्री किसी पुस्तक पर दी गई हो, यह पहली घटना थी। और उनके जो परीक्षक थे, उनकी रिपोर्ट्स भी मगध यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की हैं। उन्होंने मुक्त कंठ से उस शोध की पर उन्होंने सराहना की है। समय ने फिर करवट बदली। वर्ष 1956 आया। वर्ष 1956 उनके जीवन का एक युगांतरकारी मोड़ था। वहां वो स्थानीय एसडी जैन कॉलेज आरा में संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। वे प्राकृत और जैन दर्शन के अध्येता थे। इस विषय के विकास के विषय में उनका सतत चिंतन था, लेकिन प्राकृत विषय की पढ़ाई बिहार में कहीं नहीं होती थी। वर्ष 1960 ने एक ऐसी आहट दी है जो प्राकृत विद्या के विकास की पहली आहट के रूप में पहचानी जानी चाहिए। 1960 में जैन कॉलेज आरा में प्राकृत की पढ़ाई स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुई। वह युग ऐसा था जिस समय यह महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था। उसके बाद फिर पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हुआ और फिर बाद में मगध यूनिवर्सिटी से 1962 में फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना। प्राकृत शब्द का उच्चारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं था। और आज भी, चूंकि मैं 5 बार रजिस्ट्रार रहा हूं, प्राकृत शब्द को प्राकृत कहने वाले कम मिलते हैं, प्राकृतिक कहने वाले ज्यादा मिलते हैं। उस समय संकट यह था कि इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसकी कोई किताब नहीं है, इसकी कोई भी पेडागॉगिक अप्रोच किसी के सामने नहीं है, इसका रेगुलेशन नहीं है। इसमें अगर प्रारंभ होगा विषय तो कैसे प्रारंभ होगा। अहर्निश परिश्रम करके प्राकृत की पढ़ाई स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुई है। अब प्राकृत के साथ एक संकट यह था कि इसको यह मान लिया गया था और आज भी दुर्भाग्य से यह माना जाता है कि किसी विशेष धर्म या विशेष संप्रदाय की यह भाषा है, जबकि सत्य यह है कि यह जन जन की भाषा थी। तो शास्त्री जी ने उस जन जन की भाषा के व्यापक प्रयोग को स्फूर्त करने के लिए यह जो अनुष्ठान प्रारंभ किया, यह अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। कोई विद्यार्थी प्राकृत पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता था। तो पहली योजना उन्होंने ये बनाई कि मालवीय जी की तरह से दान लेने के लिए पूरे शहर में घुमा करते थे और 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए कोई दे दे, उस दान की राशि से प्राकृत के छात्र जो भी एडमिट होते थे उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी। पहला काम यह हुआ। जब ये मालूम पड़ने लगा छात्रों को कि यहां पर 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए स्कॉलरशिप के मिल जाएंगे, तो एक आकर्षण बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद फिर समस्या थी कि किताबें उपलब्ध नहीं हैं, तो साइक्लोस्टाइल करके उन्होंने किताबों से पाठ निकाल करके पाठ बनाए और हर बच्चे को मुफ्त में वो पाठ उपलब्ध कराए। धीरे धीरे प्राकृत विषय इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि पूरे कॉलेज की सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रेंथ प्राकृत में हुआ करती थी। और दूसरी उनकी बहुत बड़ी सफलता यह हुई कि जाति, धर्म, संप्रदाय तमाम के वर्ग भेद से अलग हटकर प्राकृत को जन जन का विषय बनाने में वे सफल हुए और सबसे अधिक संख्या में प्राकृत का अध्ययन करने वाले जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे, जैनेतर लोग थे। और आज भी उनके प्रमाण दिखते हैं। उनके विद्यार्थियों में डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी हों, रामजी राय जी हों, सुदर्शन राय जी हों, ये तमाम लोग जो उनके विद्यार्थियों की पीढ़ी के हस्ताक्षर हैं, वे सभी इंगित करते हैं कि उनका यह जो प्रयोग था कि इसे जन जन के बीच प्रसारित करना है, प्रचारित करना है, वह सफल होने लगा। प्राकृत को स्नातक स्तर पर सिर्फ वो रखना नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय एसडी जैन कॉलेज
जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज यानी अंगीभूत महाविद्यालय मगध विश्वविद्यालय का बन चुका था, वहां पर सिर्फ स्नातक कक्षाओं की पढ़ाई होती थी। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, उन सरकार में भी उनका सम्मान था। तो स्नातक से ऊपर जाकर स्नातकोत्तर स्तर पर मगध विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बना जहां प्राकृत में एमए की पढ़ाई प्रारंभ हुई। इसी के साथ साथ उन्होंने जैन सिद्धांत भवन के वास्तविक स्वरूप को कभी भी हल्का नहीं पड़ने दिया। उन्होंने एक तरफ जैन कॉलेज की प्राकृत परिषद के माध्यम से महेश्वर सूर्य रचित भविष्यत्य कव्वम का प्रकाशन कराया और इसके साथ साथ कई शोध प्रकाशन जैन कॉलेज आरा से प्रकाशित हुए। इतना ही नहीं, मागधम नाम की शोध पत्रिका, ये दुर्भाग्य था कि उनके निधन के बाद वो पत्रिका बंद हो गई। उसके 6 अंक उनके समय निकले थे, जो जैन विद्या को समर्पित शोध पत्रों में अग्रणी शोध पत्र माना गया था। जैन सिद्धांत भवन सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं था, बल्कि एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र था जो आरा की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। बहुत कम लोग इस सत्य से परिचित होंगे कि बिहार में बहुत छोटा सा शहर आरा सांस्कृतिक गतिविधियों का इतना बड़ा केंद्र रहा है जिस पर पूरे देश को नाज है। बड़े समर्थ हस्ताक्षर आरा शहर ने दिए हैं, चाहे वो रमेश कुंतल देव जी हो, चाहे कुमार विमल जी हो, चाहे आचार्य नलिन विरोचन शर्मा जी हो, चाहे आचार्य शिव पूजन राय जी हो, चाहे प्रोफेसर A.K. नाग हो, चाहे रंजीत सिन्हा फॉर्मर डायरेक्टर CBI हो। आरा ने बहुत सुंदर बौद्धिक रत्नों को प्रस्तुत किया है। जैन सिद्धांत भवन में तकरीबन 3000 ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं। 1926 में इसका नया भवन बना था और 1963 की 18 दिसंबर को इसका हीरक जयंती समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और तत्कालीन बिहार के राज्यपाल श्री अनंत शयनम अयंगार जी आए थे और प्राकृत ग्रंथों की पांडुलिपियों को देखकर वो इतने प्रमुदित हुए कि उन्होंने यह प्रेरणा दी कि प्राकृत के मनीषियों का गुणानुवाद किया जाना चाहिए और संभवतः प्राकृत के मनीषियों का पहला गुणानुवाद जैन सिद्धांत भवन के हीरक जयंती समारोह में किया गया, जहां पर उन्हें उपाधि, ताम्रपत्र एवं अन्य सम्मान के आयामों से भी भूषित किया गया। प्रोफेसर शास्त्री के चित्त में प्राकृत साहित्य के पुनरुद्धार का चिंतन जीवंत था। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए उनकी एक गहरी इच्छा थी कि प्राकृत और जैन विद्या एवं प्राच्य विद्याओं का एक कन्वर्जेंस होना चाहिए, एक ऐसा मंच स्थापित होना चाहिए जहां पर सारे लोग एक साथ बैठकर विचार विनिमय कर सकें। 1965 एक ऐसा वर्ष आया जिसमें उनकी यह इच्छा फलीभूत हुई और भारतीय जैन साहित्य संसद नाम की एक संस्था उदित हुई। इसके पहले अधिवेशन में विश्रुत दर्शनविद प्रोफेसर डॉक्टर N.K. देवराज, भारतीय भाषाओं के विश्रुत विद्वान आचार्य देवेंद्रनाथ जी शर्मा, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर आचार्य शिव बालक राय, ये विभूति लोग उसमें पधारे थे एवं इसकी प्रथम कार्य समिति के अध्यक्ष पंडित कैलाशचंद्र जी शास्त्री, इसके उपाध्यक्ष पंडित जैन सुखदास जी न्यायतीर्थ और शास्त्री जी स्वयं इसके प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। इसके प्रथम अधिवेशन में आदरणीय श्री श्रीधर वासुदेव सोहनी, जो भारत के अंतिम ICS थे और बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव थे,
एवं उस समय वो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय कुलपति थे, उन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता की थी। भारतीय जैन साहित्य संसद में बहुत से विद्वान पधारे और 3 कार्य योजनाएं इस गोष्ठी में निर्धारित की गई। पहली थी प्राचीन प्राकृत वांग्मय का अनुवाद, संपादन एवं तत्संबंधी नवीन साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना, प्राकृत वांग्मय का प्रामाणिक प्रकाशन एवं इसमें यथाशक्य सहयोग देना, पारिभाषिक प्राकृत शब्दकोश का निर्माण, शौरसेनी प्राकृत में भगवान महावीर के जीवन चरित्र एवं उनके आख्यान को प्रस्तुत किया जाना। ये दुर्भाग्य की बात रही कि इन योजनाओं पर जो कार्य हुए वे पूरे नहीं हो सके और ये योजनाएं अधूरी रह गईं, आधे अधूरे काम रहे, पूरा नहीं हो सका। प्रोफेसर शास्त्री जी जिस प्रदेश में रहते थे वहां की संस्कृति में घुल मिल गए थे। वे प्राचीन शाहाबाद और आधुनिक भोजपुर की जन संस्कृति के अंग बन चुके थे। शाहाबाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से जब उन्होंने अपना भाषण डुमरांव में अर्पित किया तो यह पहला प्रयोग था जब उन्होंने प्राकृत और लोक भाषाओं के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए भोजपुरी पर प्राकृत के प्रभाव का विशद अध्ययन प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने नई कविता, नई कहानी, अकविता, कविता इन सभी के भेद प्रभेदों के साथ चिंतन करते हुए प्राकृत के अवदानों को रेखांकित किया। और बहुत बेबाकी से एक बात उन्होंने कही जिस पर चर्चा हुई कि मन की ग्रंथियों का भेदन बुरा नहीं, बुरा है केवल कुरुचिपूर्ण ग्रंथियों का अंगीकरण। ये कहानी फिर और आगे बढ़ी। पटना से एक पत्रिका निकलती थी भोजपुरी, जिसमें पहली बार उन्होंने भोजपुरी भाषा के 100 मूल शब्दों की व्युत्पत्ति प्रस्तुत की और उस व्युत्पत्ति में उन्होंने उसके प्राकृत का प्रभाव रेखांकित उन्होंने किया और भोजपुरी और प्राकृत के बीच का जो अंतर संबंध है इसको उन्होंने आख्यायित किया। भोजपुरी को विकसित करने का उनका यह जो अभियान था वह प्राकृत को भी समानांतर रूप से समृद्ध कर रहा था। इस अभियान का परिणाम यह निकला कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आज उसका नाम बदल गया, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहां पर पहली बार स्नातक कक्षा में भोजपुरी के पाठ्यक्रम को स्वीकृति मिली और उसमें प्राकृत एक आनुषांगिक विषय के रूप में समावेशित हुआ। मगध विश्वविद्यालय में भी प्राकृत के पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर संचालित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी, किंतु वो व्यवहार में उस समय नहीं आ पाई। उनके निधन के बाद यह जरूर पूरा हो सका। उनकी अहर्निश संवाद यात्रा बढ़ती रही और 26 जुलाई 1967 को पहली बार मगध विश्वविद्यालय बोधगया ने प्राकृत पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की, जिसमें तकरीबन 60 विद्वानों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और पहली बार ऐसा हुआ कि प्राकृत के सौरभ से मगध क्षेत्र परिचित हो सका। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहाबाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में एक और प्रयोग किया, जिसमें सारस्वत सम्मान समारोह उन्होंने आयोजित किया 1969 में, जिसमें प्राकृत के भोजपुर जनपद के 3 प्रमुख हस्ताक्षर ब्रह्मचारिणी पंडिता चंदाबाई जी, पंडित रामप्रीत शर्मा जी प्रियतम और महाराजा कुमार श्री दुर्गा शंकर सिंह नाथ, इन 3
ऐसे महर्षि विद्वान जिन्होंने प्राकृत और भोजपुरी के बीच में संतुलन, समन्वय, सेतुबंध स्थापित करने का कार्य किया था, उनका गुणानुवाद हुआ और 7 अन्य विद्वानों का भी गुणानुवाद हुआ। शास्त्री जी दिगंबर जैन विद्वत परिषद के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे और लगभग हर बैठक में वे उपस्थित रहा करते थे। 1968 में वे इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में जो आयाम संस्पर्शित किए थे प्राकृत के विकास के लिए, उसमें इस साहित्य में वर्णित आध्यात्मवाद, कर्मवाद, परिनिष्ठित आचार विचार, साहित्य सौरभ, तीर्थ, चैत्य चैत्यालय, वीतरागी गुरुओं के संप्रबोधन आदि पर एक नई शोध दृष्टि के उद्भावन की आवश्यकता को उन्होंने रेखांकित किया और उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि प्राकृत के विद्वानों के नाम पर फेलोशिप एस्टैब्लिश की जानी चाहिए और शोध की गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से पहली बार प्राकृत पर एक संगोष्ठी 1971 में आयोजित की गई और मगध विश्वविद्यालय की यह संगोष्ठी प्राकृत विभाग के उदय के साथ में जुड़ गई। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में पहली बार प्राकृत की एमए के स्तर पर पढ़ाई प्रारंभ हुई। इसकी प्रोसीडिंग्स भी छपी हैं, जिसमें उन्होंने यह स्थापित किया है कि संस्कृत का अध्ययन परिपूर्ण करने के लिए प्राकृत के अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है और कई शब्दों के निरूपण को उन्होंने व्यक्त करते हुए यह कहा कि संस्कृत के जितने भी अलंकार ग्रंथ उपलब्ध हैं उसमें रस, ध्वनि, गुण, दोष, शब्द, शक्ति एवं अलंकारों के चमत्कारपूर्ण उल्लेख प्राकृत वांग्मयों से मिलते जुलते हैं, वहां से ग्रहण किए गए हैं। वर्ष 1968 में आप शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में एक संगोष्ठी के प्रधान वक्ता के रूप में आमंत्रित थे और वहां पर संभवतः पहली बार उन्होंने प्राकृत के सांस्कृतिक अवदानों को रेखांकित किया। उनके उस प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होकर वहां के अन्य विभागों ने भी गोष्ठियां की और उसमें प्राकृत के विषय पर एक जीवंत संवाद आयोजित हुआ। उनकी संवाद यात्रा बढ़ती रही। 1929 में एक बहुत बड़ी संस्था जो भारत में उदित हुई, जिसका नाम है भारतीय इंडियन ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन, उसके वे 1972 ईस्वी में उज्जैन में जो सत्र आयोजित हुआ था, तत्कालीन राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिंह और उस समय शिक्षा मंत्री थे माननीय श्री अर्जुन सिंह जी, उन्होंने उसे संबोधित किया था। उस सम्मेलन में आप अध्यक्ष थे प्राकृत और जैन विद्या विभाग के और डॉक्टर एल स्टॉफ उनके साथ मंच शेयर कर रहे थे। वहां उन्होंने प्राकृत भाषा में अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पूरे देश में प्राकृत के विकास की यात्रा और उसकी संभावनाओं आदि के विषय में एक समेकित चिंतन प्रस्तुत किया है। वे थैंक यू। उनके निर्देशन में कई लोगों ने पीएचडी की, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने पीएचडी की। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे पता नहीं कितने लोग थे जिन्होंने पीएचडी तो दूसरों के निर्देशन में की, लेकिन उनका शोध प्रबंध उनके सानिध्य में ही पूरा किया गया। वे हमेशा ये चाहते थे कि उनके माध्यम से शोध की यात्रा प्रवृत्त होती रहे और अधिक से अधिक लोग इस लोक भाषा के अध्ययन में रुचि लें, ये कहानी आगे बढ़े। उनकी प्रेरणा का यह सुफल हुआ कि प्राकृत और जैन विद्या के विविध आयामों पर पहली बार मगध विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में
केंद्रीय पुस्तकालय में एक कोषांग विकसित किया गया और उस कोषांग में जितना भी संभव था वह साहित्य प्राकृत को संबोधित करता हुआ साहित्य इकट्ठा किया गया। ये दुर्भाग्य की बात रही कि 1974 में उनके अवसान के बाद धीरे धीरे मगध विश्वविद्यालय में प्राकृत के स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश होना बंद सा ही हो गया। अब बहुत कम लोग वहां पढ़ते हैं, वो विभाग लगभग निष्क्रिय हो गया है। उनके अवदानों पर चर्चा करने के संदर्भ में मैंने अब तक जो बातें की वो उनके व्यक्तित्व से संबंधित थी, व्यक्तित्व के विकास के आरोह अवरोह को संबोधित करती थी। उनके कृतित्व का चिंतन करने में कुछ प्रतिनिधि ग्रंथों की चर्चा करना मैं समीचीन समझता हूं। प्रतिनिधि ग्रंथ इसलिए कि उन्होंने तकरीबन 35 पुस्तकें लिखी हैं पूरे जीवन में, 2000 से अधिक उनके लेख हैं। उन सब के बारे में तो चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि वो बहुत से आयामों को संबोधित करते हैं। प्रोफेसर शास्त्री प्राकृत जैन विद्या के जितने बड़े विद्वान थे उतना ही अधिक उनका हस्तक्षेप गणित और ज्योतिष में था। वे भारत के प्रथम पांगतेय ज्योतिर्विदों में समेकित किए जाते थे। उनकी एक पुस्तक भारतीय ज्योतिष जिसके 55 संस्करण अब तक निकल चुके हैं वो उन्हें अभी भी अपने कृतित्व से जीवंत रखती है। पाठ्यक्रम में है जी, ज्योतिष विभाग। जी जी। और वो पुस्तक कई, जैसा भी डॉक्टर उपाध्याय ने बताया कि यहाँ के पाठ्यक्रम में भी है और कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है। वे हिंदी साहित्य के, संस्कृत साहित्य के, संस्कृत साहित्य में उन्होंने मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की ओर से भास पर एक मोनोग्राफ लिखा था। संस्कृत साहित्य के विकास में जैन कवियों का योगदान उनकी डीलिट के लिए जो अप्रूव्ड थीसिस रही है वो रहा है। इसके साथ साथ वे मंत्र और तंत्र दोनों के ज्ञाता थे। वे कर्मकांडों में भी उतने ही प्रवीण थे और ज्योतिष उनके अंतर्मन में बसा हुआ था। गणितीय निष्पत्तियां उनकी इतनी सफल होती थी और इतनी प्रिसिजन थी, जिस समय कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे, वो स्वयं से गणना करते थे। उनको उनके द्वारा जो भी प्रेडिक्शंस थे वो कभी गलत नहीं होते थे। एक छोटी सी घटना मैं शेयर करता हूं। हमारे एक भाई थे, उनके विवाह का प्रसंग था, हमारे मौसेरे भाई थे, तो सब कुछ तय हो चुका था। तो मेरी मौसी ने पिताजी से कहा कि एक बार कुंडली देख लीजिए। उन्होंने कहा जब तय हो गया तो मैं कुंडली देख करके क्या करूंगा। तो ऊपर दबाव डाला गया तो उन्होंने कुंडली मिलान की, 10 मिनट तक गुणा भाग करते रहे और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये शादी मत करो। उसमें काफी कुछ धन वन आना था, तो हमारे मौसा थोड़े नाराज से हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप कैसे कह रहे हैं। और एक दूसरे पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा कि देखो भाई, ये मैं जिस परंपरा का विद्यार्थी हूं उसके मुताबिक ये सूत्र ये कहता है कि ये शादी करना किसी के लिए उचित नहीं है। तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है। उन्होंने बताया, उन्होंने चरण स्पर्श किया, कहा कि साहब मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे धन दिया गया था यही कहने के लिए, वो मैंने कह दिया। मैं माफी चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं वो सही है। वो शादी नहीं हुई है। दुर्भाग्य ये रहा कि वो शादी फिर हमारे एक चचेरे भाई से हुई। दुर्भाग्य ये था कि उस कन्या को वैधव्य योग था। मेरे चचेरे भाई की वो पत्नी बनी और दुर्भाग्य ये हुआ कि 3 साल के बाद एक दिन एक शॉर्ट सर्किट हो गया था। मेरा भाई उसे ठीक करने गया था और अनफॉर्चुनेटली उसे करंट लगा और
उसका निधन हो गया। इसमें एक चीज जो छूट गई कहना कि ये बताया जाने लगा कि साहब आपने कुंडली गलत समझ ली है। तो जो बात मैं अंतिम रूप से रेखांकित करके कह रहा हूं, उन्होंने मेरी मां से कहा कि इस एक तागा लेकर के जाना और उस बच्ची की लंबाई नाप के आना, और कुंडली पर उन्होंने उसकी लंबाई लिख दी। जब वो हमारी माँ और हमारी मौसी लौट करके आए तो रजिस्ट्रार साहब वही उसका मापन था जो उन्होंने कुंडली में लिख करके पहले से रख दिया था। तो हिज कैलकुलेशन वाज सो प्रिसाइज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ज्योतिष को एक काल्पनिक और गल्प विद्या मानते हैं, ज्योतिष की गलती नहीं है, गलती गणना करने वाले की हो सकती है। बराबर। ज्योतिष तो एक शाश्वत विज्ञान है, आध्यात्म के उत्कर्ष को निरूपित करता है, और यदि गणना करने वाला आचार्य सही है तो ज्योतिष की निष्पत्तियां कभी गलत नहीं हो सकती। ऐसा पिता कहा करते थे, ऐसा मैं भी महसूस करता हूं। उनके अवदानों पर चिंतन करने पर मैं पहली जो पुस्तक जिसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, जो 1956 में उन्होंने लिखी थी, 2 खंडों में प्रकाशित है, हिंदी जैन साहित्य परिशीलन। ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है और प्राचीन एवं अर्वाचीन जैन कवियों की रचनाओं का समेकित प्रस्तुतिकरण करती है। संपूर्ण हिंदी साहित्य जिस प्रासाद पर खड़ा है उसकी भावभूमि की ओर संकेत करती हुई यह पुस्तक प्रबंध काव्यों, खंड काव्यों, चरित काव्यों और कथा काव्यों की एक सम्यक समीक्षा प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ ये आत्मकथा काव्यों का जो पहली बार जैन कवियों ने प्रयोग किया है उसकी भी समीक्षा करने वाली यह पुस्तक है जो उन्होंने 1956 में लिखी थी। इसके बाद एक दूसरी पुस्तक का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है जो उनके जीवन की अंतिम कृति थी, और बहुत आदर के साथ ये कहता हूं कि जो उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कृति थी। उन्होंने 5 वर्ष तक अहर्निश परिश्रम किया, दिन रात उन्होंने मेहनत की और उस पुस्तक को 4 खंडों में उन्होंने प्रकाशित किया। तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। अप्रतिम। इस पुस्तक की प्रस्तावना उनके गुरुदेव ने लिखी है और उनके गुरुदेव लिखते हैं, पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री, प्राकथन के पृष्ठ 11 पर, कि मेरे जानते प्राकृत विषय से संबद्ध कोई ग्रंथ या लेखादि उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। खेद का विषय यह रहा कि डॉक्टर शास्त्री अपने इस महनीय कृति को अपने जीवन काल में प्रकाशित नहीं देख सके। पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे लिखा है कि भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा में लेखक ने अपना जीवन उत्सर्ग करके जो श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हैं उनका मूल्यांकन करने की क्षमता इन पंक्तियों के लेखक में नहीं है। अब सोचिए, एक गुरु अपने शिष्य के बारे में ऐसा लिख रहा है, कितना उदात्त उस गुरु का व्यक्तित्व है, कितना उदात्त उस गुरु का चरित्र है जो अपने विद्यार्थी जिसे उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, उसकी प्रतिभा के विषय में वो टिप्पणी कर रहे हैं। और फिर वो आखिरी पंक्ति लिखते हैं कि वह तो इतना ही कह सकता है कि आचार्य नेमिचंद्र शास्त्री ने अपने को भी उस परंपरा में सम्मिलित कर लिया है। यह जो गुरु का आशीर्वाद अपने शिष्य को है, मैं इसका आंखों से साक्षी रहा हूं। अब मैं पुत्र के रूप में कह रहा हूं। पिताजी अस्पताल में शैया पर पड़े थे और उनके गुरुदेव पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री इस पुस्तक का एक फर्मा लेकर आए थे और उनके मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया उनके साथ थे। ये तीनों वहां बैठे थे। पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री अपने शिष्य को नाम से नहीं पुकारते थे, ज्योतिषी कह के बुलाया करते थे। तो उन्होंने हंस करके कहा कि देखो ज्योतिषी, तुम्हारी किताब छप रही है।
उनके हाथ में उन्होंने वो पहला फरमा दिया। पिताजी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बिस्तर से उठ सकें। वहीं से उन्होंने गुरुदेव को अपने प्रणाम किया और कुछ बोल नहीं पाए, आवाज रुंधी हुई थी। और मैंने देखा कि तीनों की आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह बह रहा है। उनकी ये बड़ी कसक थी कि ये पुस्तक छप जाए, और वो छप नहीं सकी। इसके बाद में फिर उनके जो मित्र थे डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया, उन्होंने अहर्निश परिश्रम करके इस पुस्तक को प्रकाशित कराया, और ये पुस्तक आज इसके कई संस्करण निकल चुके हैं और जैन विद्या की यह एक महत्वपूर्ण कृति है। 4 खंडों में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। पहला खंड तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना को संबोधित है, दूसरा खंड शुद्धधर और सारस्वताचार्य, तीसरा खंड प्रबुद्धाचार्य एवं परंपरा पोषकाचार्य, और चौथा आचार्य तुल्य काव्यकार एवं लेखक। श्रवण बिल्कुल से इसके चारों कन्नड़ में अनुवाद करा दिए चारों। जी, यह पुस्तक जैन परंपरा के विभिन्न आचार्यों को अपना आदर व्यक्त करती है और उनके वह अवदान जो अब तक लोगों के समक्ष नहीं आ सके हैं, उनको यह पुस्तक रेखांकित करती है। इस पुस्तक में संभवतः कुछ छूटा नहीं है उनसे, ऐसा मैं तो विद्यार्थी हूं, ऐसा शोधार्थी कहा करते हैं। एक अन्य पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्री जी बड़े अच्छे प्रवचनकार भी थे। ज्ञानार्णव का एक श्लोक है, कुत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतान्यपि। इसका प्रवचन जब वो निर्मल कुमार जी के समक्ष कर रहे थे, तो दोनों के बीच जो संवाद हुआ, तो उसकी निष्पत्ति यह निकली कि ड़मोकार मंत्र पर एक अन्वेषणात्मक पुस्तक सृजित की जानी चाहिए। तो 1955 ईस्वी में मंगल मंत्र ड़मोकार एक अनुचिंतन पुस्तक उदित हुई, और उस पुस्तक ने यह स्थापित किया कि द्वादशांग जिनवाणी का सार इसी मंत्र में प्रस्तुत है। इसमें समस्त श्रुत ज्ञान की अक्षर संख्या निहित है। जैन दर्शन के तत्व पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय नए निक्षेप आश्रव बंध आदि समस्त का परिचय इस मंत्र में विद्यमान है। तो यह जो पुस्तक रही, ये काफी ये भी लोकप्रिय रही है, और इस पुस्तक ने उनको अभी भी पाठकों के साथ जोड़ करके रखा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मंत्र का सुमिरन, इस मंत्र का पवित्र मन से जप, क्योंकि यही एक ऐसा मंत्र है संभवतः विश्व की समस्त धार्मिक प्रणालियों में जो किसी देवता का स्मरण नहीं करता है। यह सिर्फ गुणों का स्मरण करता है, गुणों के प्रति आदर व्यक्त करता है, अपनी प्रणति अर्पित करता है, और गुणों के सुमिरन से ऐसा यह विश्वास पूर्वक कहा गया है इस पुस्तक के माध्यम से कि यह सारे अरिष्टों को दूर करता है। इसके बाद उनकी एक और पुस्तक प्राकृत भाषा की आई, जो अपने आप में अद्भुत है। इस पुस्तक के बारे में बहुत कम लोगों को परिचय है। इसका नाम है लोक विजय यंत्र। लोक विजय यंत्र प्राकृत भाषा का एक ऐसा ग्रंथ है जो कि राष्ट्र के लिए फलबोधक ग्रंथ है। इसकी 8वीं गाथा में इंगित किया गया है कि किसी भी प्रदेश में, देश में अनावृष्टि होगी या अतिवृष्टि होगी, स्वचक्र परचक्र की स्थिति क्या होगी, रोग शोक भय की उत्पत्ति और विनाश की स्थिति क्या होगी, राजा कष्ट में होगा या आनंद में होगा, सेना अनुशासित रहेगी या उपद्रव को करेगी, इन तमाम बातों की गणनाएं लोक विजय यंत्र, जो प्राकृत भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें अंकित किया गया है। केवल 32 गाथाएं जी, केवल 32 गाथा पढ़ी। जी हाँ, 32 गाथाओं का सिर्फ यह ग्रंथ है। बहुत छोटा ग्रंथ है, लेकिन इसकी 55 पृष्ठों में उनकी प्रस्तावना है, और वह प्रस्तावना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें
जैन ज्योतिष के विकास की पूर्व पीठिका और इस ग्रंथ का वर्ण विषय, ग्रंथ की भाषा, शैली, रचना, इन तमाम चीजों पर चिंतन करते हुए आधुनिक विज्ञान के साथ में इसकी तुलना प्रस्तुत की गई है। एक अन्य पुस्तक जिसका कि आदरणीय प्रोफेसर सुदीप जी ने जिसकी चर्चा की थी, प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस पुस्तक के संदर्भ में मैं सिर्फ एक बात बहुत आदर के साथ कहता हूं कि कहीं भी प्रोफेसर शास्त्री ने ये क्लेम नहीं किया है कि मैं जो लिख रहा हूं यह मेरी निष्पत्ति है। यह क्लेम नहीं किया है कि मेरे पहले किसी ने कोई कार्य नहीं किया था। यह उन्होंने क्लेम नहीं किया है कि प्राकृत भाषा का किसी ने इतिहास आज तक नहीं लिखा है। उन्होंने बहुत ही आदर के साथ में उल्लेख किया है कि प्राकृत भाषा और अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में कत्रे, बुलनर, सुकुमार सेन, याकोबी, विंसरने, सुब्रिग आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं और उनके अवदानों को रेखांकित करते हुए जहां जहां पर गैप एरियाज थे उनको आइडेंटिफाई करते हुए, उन गैप्स को फुलफिल करते हुए उन्होंने इस पुस्तक का प्रणयन किया है। मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं कि मैंने ऐसे किसी विश्वविद्यालय में भी काम किया है जहां पर जब प्राकृत की जो भी रचना आती है उसमें यही कहा जाता है कि जो हम कह रहे हैं यही प्रारंभिक है और यही अंतिम है। वो उस किताब में से लिया हुआ होता है। ये बात मैं आदर के साथ उसे भूल जाता हूं क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है उस पर चिंतन अनुचिंतन करने का। लेकिन मैं बहुत आदर से ये कहता हूं कि इस पुस्तक ने ये जितने भी प्राकृत के अवदान हैं उनको रेखांकित करने में कहीं कोई शिथिलता नहीं व्यक्त की है। उसको अंकित करते हुए उन्होंने इस भाषा के साहित्य और इतिहास का उल्लेख किया है। दूसरी पुस्तक उनकी व्याकरण को संबोधित है, अभिनव प्राकृत व्याकरण। इसमें भी उन्होंने वररुचिकृत प्राकृत प्रकाश, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, त्रिविक्रम देव का प्राकृत शब्दानुशासन, मार्कंडेय कृत प्राकृत सर्वस्व, बुलनर का द इंट्रोडक्शन टू प्राकृत, घटगे का एन इंट्रोडक्शन टू अर्धमागधी, पिशल का प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, इन तमाम कृतियों का बहुत आदर के साथ में उल्लेख करते हुए इनमें जहां जहां जो विषय एक किताब जब निकलती है तो वह एक विशेष एरिया को फोकस करती है। जरूरी नहीं कि वो सांगोपांग विवरण दे दे। तो उन्होंने उन तमाम जगहों पर जहां जहां रिक्तियां उनके दृष्टिपथ में आई उसको उन्होंने अपने दृष्टिपथ में रखकर एक न्यायपूर्ण तरीके से व्याकरण की इस कृति का सृजन किया है। उनकी एक अन्य कृति आचार्य हेमचंद्र और उनका शब्दानुशासन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कृति है क्योंकि इसमें उन्होंने आचार्य हेमचंद्र की तुलना पाणिनि जैसे वैयाकरणों के साथ में एक स्थान पर की है, तो वहीं पर प्राकृत शब्दानुशासन का भी विश्लेषण उन्होंने करते हुए इस कृति को संपूर्णता में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उनकी एक अन्य कृति हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, जिस पर उनको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी। हरिभद्र, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्थान वाणभट्ट का संस्कृत साहित्य में मिलता है वही हरिभद्र का प्राकृत कथा साहित्य में है। तो उन्होंने अपनी इस कृति में हरिभद्र की महत्वपूर्ण कृतियां सम्राज्य कहा, धूर्ताख्यान, दशवई काले की हरिभद्र वृत्ति, उपदेशपन, इनके विशद चिंतन के माध्यम से उन्होंने इस कृति का सृजन किया है और यह कृति आधुनिक और प्राचीन दोनों ही मान्यताओं से आलोचना और समीक्षा करने में यह कृति सक्षम हुई है। इन कृतियों के अतिरिक्त जो उनकी अन्य कृतियां हैं उनका मैं अभी उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अन्य वर्ण विषयों को संबोधित करती हैं। संस्कृत के विभिन्न विषय हैं, जैसे संस्कृत साहित्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, महाकवि भास, ये इन कृतियों का उल्लेख नहीं किया है मैंने। केवल ज्ञान, प्रश्न चूड़ामणि, भद्रबाहु संहिता, भारतीय ज्योतिष, मूर्त दर्पण, वृत्त,
चिंतामणि, रत्नाकर शतक, ऐसी कई ज्योतिष की पुस्तकें हैं। ज्योतिष की लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं उनकी। संस्कृत की भी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं। उनका व्याकरण पर उन्होंने काफी कार्य किया। चंद्र संस्कृत व्याकरण, स्नातक संस्कृत व्याकरण, कई पुस्तकें उनकी निकली। उनका मैंने उल्लेख नहीं किया है। समय भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म का योगदान, वो भी उनकी एक बात महत्व, 2 बात वो उनकी, मैं उस पर आ ही रहा था। वो जो जिस पुस्तक का प्रोफेसर साहब ने भी उल्लेख किया, वह पुस्तक उनके विभिन्न चयनित लेखों का संकलन है जो 2 भागों में प्रकाशित हुई है। उनके 2000 से अधिक लेख हैं। उनको छांट करके उनमें से जो महत्वपूर्ण लेख थे, उसमें एक प्रथम खंड में तकरीबन 25 लेख जो हैं वो गणित और ज्योतिष को संबोधित हैं। प्रोफेसर शास्त्री जी ने गणित सार और श्रीधराचार्य और महावीराचार्य, इन तीनों को बहुत गहराई से पढ़ा और लिखा है उन पर। साथ ही साथ भारतीय गणित की परंपरा में जैनाचार्यों के योगदान को उन्होंने बहुत ही गहराई से रेखांकित किया है और तिलोय पंडित के गणित को उन्होंने बहुत गहराई से उसका विश्लेषण किया है। उनका एक लेख है संस्कृत साहित्य त्रिभुज गणितम। वह तिलोय पंडित की गणितीय निष्पत्तियों को आलेखित करता है। साथ ही साथ उनकी संस्कृत में एक कृति है संस्कृत गीत काव्यानुचिंतनम, जिसकी भूमिका प्रोफेसर वी राघवन ने लिखी थी। वह कृति भी गीत काव्य के विकास को समझने के लिए भारतीय परंपरा की दृष्टि में बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूं। इसके पहले मैं फिर इस बात को बहुत आदर के साथ, कुल सचिव महोदय पधार चुके हैं, मैं उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए ये निवेदित करता हूं कि 51 साल पहले जो काया विदा ले चुकी, 51 साल पहले जो लेखनी शांत हो गई, उसका सुमिरन करने वाला यह विश्वविद्यालय, इसका कण-कण मेरे लिए पूज्य है। मैं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, माननीय कुल सचिव के प्रति आदर व्यक्त करते हुए इस समारोह के सूत्रधार और संकल्पक, जिन्होंने इस चिंतन को इतनी ईमानदारी से प्रवृत्त करने की पहली कोशिश की है, मैं अपने 70 वर्ष की उम्र में पिता के अवसान के 51 साल के बाद मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि दिस इज द फर्स्ट ओकेजन व्हेन द क्रिएटिव डिस्प्ले ऑफ माय फादर इज बीइंग डिस्कस्ड। ये पहला अवसर है एक प्राकृत के कृतज्ञ आराधकों ने अपनी पूर्व परंपरा का यह जो स्मरण किया है, यह अपने आप में स्तुत्य है, श्लाघ्य है। और इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं, उनको तो आशीर्वाद मिला हुआ है सिद्धांताचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी का। उन्होंने इसको प्रवृत्त करने के लिए सहयोग दिया। आप सभी के प्रति मैं आदर व्यक्त करता हूं और मैं आदर के साथ प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। हम लोगों को बहुत आनंद आया। मतलब जिस हिसाब से आपने वो सुनाया है, उससे हम बहुत ज्यादा आनंद, बहुत अच्छा। उनका आदेश था कि आपको वह बताना है जो लोग नहीं जानते। मतलब पलक हटी नहीं हम लोगों की, ध्यान भटका नहीं और आपकी बातों से लगातार उनका जुड़े। आदेश भी यही था कि आपको अपनी वो अनुभूतियां बतानी है जो आपने देखी है उनकी विकास यात्रा में। मैं कई चीजों का दूर से साक्षी रहा, बहुत दूर से, सामने नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, भगवान महावीर आज से 2600 वर्ष से भी ज्यादा पहले हुए। उनकी जन्म कुंडली बनाना आसान काम था। उनकी जन्म कुंडली बनाने वाले कोई थे तो डॉक्टर नेमिचंद शास्त्री। उन्होंने 2600 साल के पंचांग बनाए और एक एक मिनट की गणना प्रस्तुत करते हुए उसका ग्रह, नक्षत्र, काल, योग सबकी सिद्धि की और उसके आधार पर उनके जन्म पंचांग पूरा, कुंडली पूरी बना के दी। इतने बड़े
ज्योतिष के गजब के विद्वान थे, और वो भाई साहब शायद कह नहीं सके, कुछ पुत्र का संकोच होता है, उन्होंने अपना समय भी लिख के दे दिया था, और ठीक उसी समय उनकी देह पूरी, अंतिम समय लिख दिया था पहले से। मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्यों इस महामनीषी का मैंने स्मरण किया। मैं पिछले लगभग 30-35 वर्षों से यहां पर और अनेक जगह मैं प्राकृत के लिए काम कर रहा हूं। मैंने ऐसा कोई विद्वान नहीं देखा कि जो अपना सारा काम डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री की लेखनी से आप्यायित होकर नहीं करता हो, लेकिन शायद ही कोई दिखा जो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हो। क्या विडंबना है, हम लोग भारतीय संस्कृति के पुरोधा बनते हैं, उन्नायक बनते हैं, समर्थक बनते हैं, उसके बावजूद हमारी जो संस्कृति सिखाती है नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरंती, क्या साधु मात्र वेद से हुआ जाता है या विचारधारा से हुआ जाता है? हमारी विचारधारा साधु होना चाहिए। और उसके कारण मैंने ये संकल्प पहले किया था, सीएसयू ने पूरा नहीं किया, फिर मैंने अभी पुनः उसको प्रारंभ किया, और मैं आपको ये वचन देता हूं कि जब तक मैं इस विश्वविद्यालय में हूं, हमारे माननीय कुल सचिव महोदय हैं, कुलपति जी हैं, यह परिसर सहयोग करेगा और लोग भी करेंगे। पर यहां पर समय मिला और मेरा भाग्य साथ दिया तो यहां पर डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री के नाम से एक पीठ स्थापित करवा। पता तो चले कि इस 20वीं शताब्दी में जिस प्राकृत का नाम लोग भूल चुके थे, उस प्राकृत के बारे में कोई ग्रंथ नहीं मिलता था, लिखने पढ़ने बोलने वाला नहीं था, उसको एक व्यक्ति ने किया। एक व्यक्ति में कितनी विशेषताएं हो सकती है, यह आपने आपके वक्तव्य से जाना। मैं बहुत कृतज्ञ हूं, भाई साहब ने मात्र 2 दिन के समय में मुझे इतना आश्वासन दिया, स्वयं चल के आए और उसके बाद इतना महनीय वक्तव्य दिया। मैं हमारे इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट सम्मानित अतिथि हैं, माननीय कुलपति जी की जगह उन्होंने अपने सानिध्य प्रदान करने की बात कही, कार्य में व्यस्त थे, मैंने एक छोटा सा मैसेज किया, मैसेज पढ़ते ही सब काम छोड़ के तुरंत चले आए, मेरे प्रति अनन्य अपनापन रखते हैं। मैं सर्वप्रथम तो उनका वक्तव्य कराऊं, उसके पहले उनका स्वागत इस हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप जरूरी है। मैं उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत हूं। अलंकार मंत्र और श्री रंग किताब की बात करें, वाचस्पति जी ने 3 साल का अपने घर में मेरा किताब रखा, पढ़ते रहे। क्या कि तू अपना खरीदो, मेरे पास है नहीं। जी जी लाओ बेटा जल्दी। स्पेशल लेके आया था, मेरी पसंद की बहुत। आपको बताऊं, आप ही लोग देते हैं तो दे मैं वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पय। मैं लेके नहीं जाता यहाँ से, एक दाना भी अपने घर से लाके देता हूँ, यहाँ से लेके नहीं जाता, अकेली सैलरी लेता हूँ। देता जी प्रतीक आप हैं, इसी प्रसंग निमित्त हैं में मैं भले ही संख्या कम हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। ऑनलाइन माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं। माननीय कुलसचिव जी बोलेंगे, उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि इस विश्वविद्यालय का जब भी कोई बहुत बड़ा फंक्शन होगा उसमें उसका मंच पर बुला करके यूनिवर्सिटी की ओर से सम्मान किया जाएगा। पर मैं अपने विभाग की ओर से सम्मान करना चाहता हूं हमारे एक योग्य विद्यार्थी का,
जिसने भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम किया है कि प्राकृत विषय से यूजीसी के नेट जीआरएफ एग्जाम के सभी विषयों में सर्वोच्च अंक लाने का, टॉप करने का काम किया है, वो है हमारा विद्यार्थी संदेश जी। मैं माननीय कुल सचिव जी से निवेदन करूंगा कि वह इस विभाग की ओर से, हम सब की ओर से उसका सम्मान करें। भाई विकास जी बस करवाइए, वहीं है। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, साहब के पास इधर आ जाओ। अब बेटा इधर आओ, पैसा साहब इधर आ जाओ। इधर बैठना, इधर आ जाओ। आप भी आ जाइए ना सर, आप भी आ जाइए जी। आइए आइए, सब लोग रहेंगे, सब लोग रहेंगे। माला इधर से पूरा है, सबको आ आएगा, आ जाए। हमें अगली पीढ़ी का निर्माण करना है, बहुत जरूरी तो है। अपने इन बच्चों को प्राणपण से सिखाएं, सबसे योग्य बनाएं और इनको प्रोत्साहित करें, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी। खुश हो बेटा। और इसके साथ ही मैं आज के हमारे सम्मानित अतिथि माननीय कुल सचिव जी श्री संतोष कुमार जी श्रीवास्तव से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रसंग में अपने 2 शब्द कहकर हमें उपकृत करें। सबको नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी। मैं भी जयपुर में रहता हूँ, आपसे पहली बार मुलाकात हुई है वैशाली नगर में। प्रोफेसर नलिनी शास्त्री जी, जब मैं आया तो मुझे इस कार्यक्रम के बारे में पता नहीं था। मैं आपसे जस्ट सुना जा रहा था, आपकी जो वाणी है, जो कहते हैं टोन क्वालिटी। मैं फाइनेंस का विद्यार्थी हूँ, भाषा वैज्ञानिक नहीं हूँ, भाषा पे मेरी पकड़ भी नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा हो रहा था मन की थोड़ा आपसे सुनते रहें। मध्याह्न के बाद ऐसा पता चला कि आप उनके पुत्र हैं, जिनकी स्मृति में आज का व्याख्यान हो रहा है। ये जान के और बड़ा अच्छा लगा। विश्वविद्यालय में सर आपका स्वागत है, और ऐसे किसी भी मौके पर बुलाते रहेंगे, आपका स्वागत भी करते रहेंगे और आपको सुनेंगे भी। सभा में बैठे हुए इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं या सब कुछ व्यवस्था करने वाले प्रोफेसर हमारे सुदीप जैन जी, हमारे विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापक तथा प्रतिभागीगण, सभी का स्वागत है। ये विषय मेरा है नहीं, मैं तो सुन रहा था, सुन के कुछ ज्ञान एक कलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था। और जो सुदीप जैन जी ने बताया कि उन्होंने इस प्राकृत भाषा या जैन दर्शन के ऊपर जितना वर्णन या जितनी बुक्स, किताबें, ग्रंथ लिखी हैं या रिसर्च किया है, शोध छात्र प्रकट किए हैं, या आज के भी जो शोध कर रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेने के, उनकी किताबों को लेके या उनके अध्ययन को लेके। और लास्ट जो आपने बताया कि ज्योतिष के ऊपर उनका इतना कमांड था, ये बहुत बिरला ही सुनने में आता है कि अपने लिए भी लिख गए और कभी भगवान महावीर स्वामी जी की उन्होंने कुंडली बना दी, तो बिरले थे। बहुत संभवतः आज मेरा परिचय हुआ उनसे व्यक्तिगत रूप से। मेरे जो इस विषय के विद्यार्थी हैं ये सब जानते भी होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विषय को, जिस तरह से आपने बताया, और जो कहीं ना कहीं वो भाव विह्वल होकर के बता रहे थे अनुभूतियों को, वो और कोई उस तरह से अन्य कोई शायद बता भी नहीं सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सब लोगों को भी धन्यवाद। और अब तो इस भाषा को भारत सरकार ने भी नए आयाम देने के लिए इस भाषा को स्पेशल श्रेणी में ले आए हैं। तो जरूर इस भाषा में अधिक से अधिक रिसर्च हो, पठन पाठन हो,
और ये विश्वविद्यालय तो खैर शास्त्रों के संरक्षण विश्वविद्यालय है, तो ऑफिशियल रूप से हमें एज ए कुल सचिव के रूप में, वित्ताधिकारी के रूप में या मंत्रालय जाके अगर कुछ करना है, कराना है तो पूरी कोशिश करेंगे। और चूँकि अब भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया तो जरूर इसमें प्रगति होनी भी चाहिए, और जो पीठ है आपका पीठ थोड़ा और बड़ा बने, ज़्यादा रिसर्च हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मितभाषी हैं, पर वित्त की विशेषता है कि चेक छोटा सा हो और उससे पेमेंट बहुत बड़ा हो सकता है। आप वित्ताधिकारी भी हैं हमारे यहाँ के और कुल सचिव भी हैं। आप पधारे, हम बहुत कृतज्ञ हैं। मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आदरणीय प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी से निवेदन कर रहा हूं, और उसके साथ ही सभी जो अभी बैठे हैं कृपा करके कोई ना जाए। संक्षिप्त ही वक्तव्य है और वो है जिस्ट अपना प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने मुझे मना कर दिया है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं, बल्कि उन्होंने अभी अभी मेरे को एक छोटी सी स्लिप दी कि आपके जो संकल्प है उसको पहले नींव का पत्थर मैं रखने जा रही हूं। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री श्रीवास्तव साहब, कुल सचिव, कुलपति के स्थानापन्न उन्होंने कहा, इसलिए मेरे मुंह से वो निकला। तो कुल सचिव महोदय, आज के मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत किया प्रोफेसर नलिन के शास्त्री साहब ने। उनका अभिनंदन। बहुत पहले जब मैंने आपसे 1 मिनट वार्तालाप किया और एक किसी विशेष प्रसंग पर आपका एक बधाई संदेश मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने कहा इनकी लेखनी में जादू है या इनके वक्तव्य में जादू है या इनके व्यक्तित्व में जादू है, ये कहाँ क्या जादू है। आज पता चला कि ये जादू इनका तो अपना है ही, लेकिन इनका पैतृक संपत्ति है। ये पैतृक, हम बहुत बहुत नतमस्तक हैं आपके प्रति। और प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन ने ये मौका हमको दिया कि हम इतने भाव विवल होकर, और मेरे ख्याल से इवन हम लोग भी प्रोफेसर शास्त्री के विषय में इतनी रचना, इतना ये नहीं जानते, उल्लेख ही नहीं है ना। तो उनके ग्रंथों में, इवन उनके जो इतिहास वगैरह ग्रंथ है उसमें कोई पुरोवाक में भी कहीं ऐसा नहीं है, या और जगह भी ऐसा कहीं बहुत। तो ये अब आपने जो कहा है कि हम पीठ स्थापित करके ये काम करेंगे, तो कम से कम उनकी उपलब्धियों को सामने लाया जाए। और जो आपने यूं कहा कि अतीत का स्मरण कर वर्तमान को समृद्ध करना, तो ये हम उस अतीत को करके वर्तमान को समृद्ध करें और यथार्थ की गाथा का गान कर स्वयं को समृद्ध कर सकें, तो आपके पीठ की संकल्पना को बहुत बल मिले, ऐसा मैं चाहती हूँ। और माननीय प्रोफेसर जय कुमार जी उपाध्याय की यहाँ उपस्थिति मात्र उपस्थिति नहीं है, आप बोल रहे थे उससे आगे वे उनके कृतियों के बारे में बता रहे थे। इसमें ये है, ये उन्होंने हृदयंगम किया, ये पढ़ा है, ये देखा है। ये देखिए एक प्रोफेसर की जीवंतता कि किस प्रकार उन्होंने प्रोफेसर शास्त्री को हृदयंगम किया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और मैं विकास चौधरी जी के सुबह भी इन्होंने संचालन किया और इनके मैं देख रही हूँ किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उनका अभिनंदन। और भाई संदेश मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, प्राकृत कितना अच्छा बोले हैं, लिखा गीत इन्होंने और गाया इन्होंने। तो पर ये संदेश है टॉप करने वाले। मैंने कहीं न्यूज तो पढ़ी थी पर वो मैं नाम के साथ कोरिलेट नहीं कर पाई शायद। तो आपको बहुत बहुत बधाई संदेश जी। और यहाँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सदस्यों तथा माननीय गणमान्य समस्त उपस्थितकर्ता तथा ऑनलाइन उपस्थितकर्ता, मैं समझती हूँ कि ये अध्यक्ष का मतलब होता है केवल सामने होना। तो मेरा आज सामने होना कितना लाभप्रद होगा ये मैं आपको बता नहीं सकती, कल्पना से परे है। किसी भी उम्र में कितना काम किया जा सकता है। एक व्यक्ति नहीं संस्था है। केवल एक ज्योतिष का आचार्य हो, न जाने अपने आप को क्या क्या समझता है, वो समझे या नहीं समझे, हम भी सब समझते हैं। एक ही कुछ साहित्य का सृजन कर ले तो न जाने हम उसे कहाँ बिठा देते हैं। एक व्यक्ति जो हिंदी, संस्कृत, प्राकृत
उपनिषादी भाषाओं का इतना ज्ञाता, वही व्यक्ति इतने साहित्य का सर्जक, वही व्यक्ति अब ज्योतिष का, न्याय का और न जाने कितने काव्य तीर्थ, वो स्वयं तीर्थ बना। हम तो तीर्थ में नहाकर जरूर ही पवित्र हो जाएंगे। उनके जितने जितने वो तीर्थ उपाधियों से युक्त थे, अगर किसी एक में डुबकी लगा लें अब जो जीवन बचा है उसमें, तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। उनका जैसा व्यक्तित्व था, वो कहते ना कि उनके उससे आप और अधिक प्रतिभा संपन्न हैं। आपने जितने विश्वविद्यालयों में सेवा दी है, इनके सेवा काल को बहुत ही खास तौर से याद रखा जाता है कि कितनी, जिसको कहते हैं ना प्रिसीजन, आपने अपने पिताजी के लिए बताया कि कितने प्रिसाइज थे, वो प्रिसीजन आपके कार्यों में देखा जा सकता है। मैं कुछ कार्यों की देखने की भागीदार हूँ, इसलिए कहती हूँ कि हमको प्रिसीजन सीखना हो तो आपसे सीखना चाहिए, चाहे शब्दों के प्रयोग में, चाहे वाक्यों के प्रयोग में, चाहे उठने बैठने, बोलने, लिखने, पढ़ने और काम करने के प्रसंग में। हम सचमुच आज धन्य हुए हैं कि ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी के सुपुत्र प्रोफेसर नलिन कुमार शास्त्री जी के जो विधा है शब्द वाक्य संरचना की, वह किसी भी, जिसको कहते हैं कि सरस्वती के उपहार की विधा से कम नहीं है, तो साक्षात सरस्वती का स्वरूप हैं। आपको अभिनंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम की सफलता मैं इसी में मानूंगी कि हम तन मन धन से कुछ ऐसा करें कि हम सचमुच डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री के योगदान का मूल्यांकन कर सकें। उन्होंने जो योगदान दिया है, हम उसका मूल्यांकन कुछ देकर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उनकी तरह किस प्रकार हम सेवा कर सकते हैं। हम तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, ऐसे तो बहुत सारी चीजें घूम रही है दिमाग में, लेकिन होता है ना जब आप भाव विवल हो जाते हो, जब आप बहुत उपकृत हो जाते हो, तो सिवाय इसके कि हमें इस उपकार के समक्ष कुछ करना है, ये हम संकल्प करें। सुबह भी हम बात कर रहे थे, संकल्प करें, लक्ष्य की ओर एकतांता से, एकाग्रता से बढ़ें, तो शायद हम भी डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री जी के योगदान के विषय में अपने जीवन में कुछ उतारा, इस बात को ध्यान करके धन्य हो सकेंगे। और प्राकृत को एक क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने के संदर्भ में हमको जो लाभ सब जगह से मिल सकेंगे, सब लोग सभी प्रकार का सहयोग करेंगे। बस ये है कि लेने वाला चाहिए और करने वाला चाहिए। भाई संदेश को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि इस मौके में मुझे शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं प्रतिक्षेप जैसा कर रहा हूं, पर मंच पर बोलना और क्रियान्विति करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। मैं उसका सूत्रपात चाहता हूं, तालियां नहीं। मैं चाहता हूं आदरणीय भाई साहब से कि बाबूजी के साहित्य की जितनी कृतियां प्रकाशित हुई हैं वो, और जो आपके पास अब प्रकाशित हो उसकी छाया ओरिजिनल आप रखिए, वह हमें प्रदान कीजिए। मैं उस पर बाकायदा संदेश जैसे कुछ विद्यार्थियों को लगा के और उनका मूर्त रूप देने का कार्य करूंगा। बहुत बढ़िया। पूरी बातों से कुछ नहीं होता। और रजिस्ट्रार मौके पे हम बहुत है, एक कमेटी, एक छोटा सा काम तो शुरू कर दीजिए कि और ये सर ने जो राशि कहा आए तो किस नाम से आए जी, तो ये आप संकेत कर दें। वो बिल्कुल पूरा उसके लिए सर खुद व्यवस्था करके देंगे। बस। और सर ने जो हमसे कहा था, संकेत किया था कि मंत्रालय से प्राकृत भाषा के जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है उसके रूप में जो जो देश भर में मंत्रालय दे, उसका एक बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। उसके लिए सर से मैं विनती करूंगा कि मैं पहला प्रकल्प डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री अध्ययन पीठ या प्राकृत भाषा विभाग के अंतर्गत चले और उसमें विशेष उनके ग्रंथों पर, उनके साहित्य पर सर्वांगीण शोध और प्रकाशन का एक पूरा संकल्पना प्रस्तुत हो और उसके लिए मंत्रालय से स्वीकृति हो, और उसमें लोग भी यदि अपना योगदान करना चाहे तो लोग कर सके और बाकी मंत्रालय करे। ये मैं पहला इस रूप में चाहता हूं और उसका सूत्रधार के रूप में पहली सामग्री वह आदरणीय भाई साहब मुझे प्रदान करेंगे कि उनके सारी कृतियों के, कुछ कृतियां बाजार में आसानी से मिलती है, भारतीय ज्योतिष मिलती है, केवल ज्ञान पढ़े चूड़ामणि मिलता है,
भारतीय वो तीर्थंकर महावीर उनकी आचार्य परंपरा, पर अभी भी भद्रबाहु संहिता भी, पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, अजय कुमार मिश्र नाम से बता रहा हूं, आज से करीब 20 साल पहले वह विद्यार्थी यहां से पहले पढ़ता था, डीयू चला गया, डीयू में उसने कहा हम आगे पढ़ाई करेंगे, वहां पर पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराना था उसे। 2-3 महीने निकल गए, गाइड और उनका तालमेल नहीं हुआ, लास्ट डेट आई, 3 दिन बचे थे। 3 दिन पहले उसने कहा कि मुझे क्या बता रहा हूं, पीएचडी की थी। उसने कहा कि मुझे डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री के जो भारतीय ज्योतिष है और केवल ज्ञान प्रोफेसर चूड़ामणि है, इनके समेकित अध्ययन पर काम करना है। मेरी क्षमता नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं मूल ज्योतिष का इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन इस विषय पे ही करना है। भाई साहब 2 दिन और रात सारे ग्रंथ लेके मैं बैठा। तीसरे दिन उसकी पूरी सिनॉप्सिस घर बैठ के बनवा के लिखवा के दी। डीयू में गया, उसके गाइड कहते मैं तो तेरा नाम कैंसिल मान रहा था, लेकिन हमारे संस्कृत विभाग में जितनी भी सिनॉप्सिस आई हैं उनमें द बेस्ट सिनॉप्सिस आई है। तत्काल स्वीकृत हुई, सबसे पहले उसकी स्वीकृत हुई। हम चाहते हैं कि यह परंपरा पनपे। शास्त्र हम लोगों के घरों में अलमारियों में जैसे लोगों के यहाँ ट्रॉफियां होती हैं, ऐसे कुछ विद्वान शास्त्र भी सजा के रखते हैं। उनसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रंथ को हाथ कब लगाया था, इसका पता नहीं होता है। नाम आपके लिस्ट में लिखा है लेकिन ग्रंथ की पहचान नहीं होती है। सर मेरे घर में 7000 से अधिक ग्रंथ हैं, जिनमें 700 से ऊपर तो फोटो स्टेट है, जिनके कृतियां नहीं मिलती थी। लेकिन आज मैं यदि बच्चों को कहता भी हूं तो उसके साइज, कलर, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और बाहर तक की दशा ये बता के, और उसमें किस रंग का फ्लैप लगा होगा ये मुझे पता है, और ये मैं बता के कहता हूं। तो हम लोग इस विधा पर काम करें, शास्त्र को जीवित करें, नौकरी अकेली नहीं करें। नौकरी करके आजीविका पालना बहुत आसान है, और शास्त्र और विद्या को जीवित करना ये बहुत कठिन काम है। मैं आपसे चाहता हूं कि आपने मुझे बहुत संबल दिया। न जाने क्यों सर को पहली बार मैंने इसी सभा भवन में देखा था, सर को स्मरण हो। मैंने उस दिन पता नहीं कैसा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पूर्व भाव का संबंध है। मैंने इनसे कहा सर आप प्लीज मुझसे मिलिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सोचा हो जो भी, कभी अध्यापक है क्यों इतना कर रहे हैं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन, यहां एक दूरी चलती है सर एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक में, पर मेरा आज तक विरोध नहीं रहा। सबका कितनी रहा हो, मेरा कभी नहीं रहा। और आपका जीवन मुझे प्रेरणा देता है सर। 5 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव रह चुके हैं। जो ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय है, उसके संस्थापक कुल सचिव थे आप। उसको बनाया आपने, और किस तरह से एक छोटी सी आईएसबीटी के पास एक छोटी सी पुरानी बिल्डिंग में चलता था, वहां से उस भव्य परिसर तक पहुंचाया। उसकी पूरी संकल्पना कैसे कैसे सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी और किन किन डिपार्टमेंट से, मंत्रालय से किससे कैसे काम कराना, उसके लिए इनका माइंड अपने आप में कंप्यूटर से तेज है, सुपर कंप्यूटर की तरह कुछ ये बनाते हैं। मैंने देखा है आज भी कई विश्वविद्यालयों में उनकी संस्थापना के लिए लोग आपसे परामर्श लेते हैं, आपको स्पेशल मतलब अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। 70 वर्ष की आयु भले ही हो गई हो, लेकिन कहीं थके नहीं दिखते, अनवरत काम करते दिखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं एक संकल्प ले सका कि डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री के जो योगदान है उनको मैं जीवंत करूं, यहां पर उसका स्मरण हो और उनके नाम से एक स्वतंत्र पीठ की स्थापना हो करके शोध कार्य हो, उनके प्रकाशन हो और जाना जाए कि हाँ ये कार्य है। सर मैं कहना चाहता हूं सीएसयू जिस तरह से ग्रंथों का प्रकाशन करता है, क्षमा के साथ यहां पर 2-3 लोगों के ही सारे ग्रंथ प्रकाशित होते जो पदों पर होते, और लोगों का नंबर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है सर? कृपया इसकी समीक्षा करें। और लोगों के और विषयों के, सब विषयों के आना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। 15 दिन पहले सूचना दी जाती है कि आप
जो यदि पांडुलिपि तैयार है तो दीजिए। सर 15 दिन में कोई तैयार करके दे सकता है क्या? उसके लिए एक लंबी परियोजना क्यों नहीं दी जाती है कि अगली परियोजना 6 महीने, साल भर, 2 साल, या जो आप कर रहे हैं उसके लिए बताइए किस पे करना चाहते हैं, उसके लिए क्या मदद की जरूरत है। सही काम तो सर तब होंगे ना आपके मानकों के अनुसार हो। उन चीजों पर कृपा करके स्मरण करिए, कुछ ध्यान दीजिए, ताकि यहाँ का शोध हो, प्रकाशन हो और इन सब चीजों के लिए एक सही दिशा मिले। मेरा तो अपना बहुमान था आदरणीय बाबूजी के प्रति। जब उदयपुर में 1981 में मैं पढ़ने गया तो सबसे पहली पुस्तक मुझे मिली थी डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री की प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक। प्राकृत से परिचय के लिए, और आज भी कोई पढ़ता है तो उससे सबसे पहली पुस्तक वही हाथ में आती। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे व्यक्ति के समग्र जीवन को, और अभी भी मैं एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय भाई साहब से, प्राकृत के प्रति शायद उन्होंने जो किया उसमें उतनी क्रेडिट मिलने की आशा नहीं थी। ज्योतिष, मंत्र, समाज में वक्तृत्व, इन सबसे इंस्टेंट क्रेडिट मिलता है। लोग प्रभावित होते हैं, तालियां बजाते हैं और दूसरा अवदान भी मिलता है। लेकिन जिस विषय के लिए उन्होंने जीवन में सर्वाधिक योगदान किया, भले ही कृतियां किस विषय की निकली वो अलग बात है, लेकिन जिस विषय के लिए उन्होंने एक एक विश्व, बिहार में कहीं जहां प्राकृत का नाम नहीं जाना जाता था, जो महावीर और बुद्ध की भूमि, प्राकृत की भूमि में प्राकृत का नाम नहीं जाना जाता था, वहां पर यदि प्राकृत को घर घर में पहुंचाया, जन जन में पहुंचाया, प्राकृत का शोध संस्थान स्थापित हो गया वहां बिहार सरकार की ओर से, तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री। लोग विश्व में जानते हैं, दुनिया जानती है आरा भारत में प्राकृत की। जैन सिद्धांत भवन आरा, वह पांडुलिपियों का इतना बड़ा केंद्र है, उसकी पूरी व्यवस्था होना, उसकी पांडुलिपियों पे शोध कार्य होना, शोधार्थी जाके वहां रहें और काम करें, इसके लिए यदि कोई एक केंद्रीय व्यक्तित्व था तो वो डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री थे। एक बात मुझे आशा थी कि आप कहेंगे, पर आपने शायद किसी कारणवश नहीं कही, भाई साहब मैं क्षमा याचना करता हूं। उनकी क्षमता के बारे में डॉक्टर राजा राम जी जैन वो मुझे बताते थे। वो कहते थे एक साथ 5 विषयों के विद्यार्थी, एक मंत्र शास्त्र पर, एक ज्योतिष शास्त्र पर, एक भाषा शास्त्र पर, एक धर्म शास्त्र पर, 5 अलग अलग विषयों के विद्यार्थी बैठे, 5 अलग अलग शोध के कार्य कर रहे, और वो पुस्तकें लिए यूं बैठे होते, एक को बोलते जब तक वो लिखता, अगले को बोलने लगते, वो लिखता। 5 विषयों पर 5 लोगों को एक साथ काम कराने की क्षमता थी। राजाराम ने तो देखा है ना, वो उन्होंने वहीं रह के देखा, साथ रह के देखा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कृतज्ञता ज्ञापन के लिए पहले डॉक्टर विकास चौधरी जी को कह रहा हूं, लेकिन कोई जाइए मत, क्योंकि एक और प्रसंग आज प्राकृत के जगत में दुख का है, मैं उसको भी बताना चाहूंगा। पहले धन्यवाद ज्ञापन हो जाए, सभा पूरी हो जाए, इसकी जो चार्टर है, हमारा कार्यक्रम विवरण है, वो पूरा हो जाए, उसके बाद एक संवेदनात्मक संदेश है उस सब के लिए, हमारे प्राकृत जगत के लिए क्षति हुई है, उसके प्रति हम लोग चर्चा करेंगे, परिचित होंगे और 2 मिनट मौन। अध्यक्ष जी की अनुमति से जी, वस्तुतः आज के सत्र में प्रोफेसर नलिनी के शास्त्री जी के व्याख्यान को सुनने के बाद भारत सरकार ने जो शास्त्रीय भाषा की मान्यता दी है, आज 70 साल के हम बूढ़े युवा होकर के काम करने का संकल्प ले रहे हैं। और तब प्रथम हमारे प्राकृत भाषा विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन जी ने जो संकल्प लिया कि नेमीचंद शास्त्री जी के नाम से यहाँ पर शोधाध्ययन का एक पीठ शुभारंभ करने का जो संकल्प लिया है, मैं बिल्कुल आपके साथ जुड़ के जो सहयोग आप चाहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आज इस वर्ष हम आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी का जो नाम से प्राकृत वाङ्मय व्याख्यान माला की है, इस वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी वर्ष में आपसे पुरस्कृत डॉक्टर सुषमा सिंघवी जी ने आज अध्यक्षीय किया। नलिनी शास्त्री जी आचार्य श्री के सन्निधि में रह करके बहुत काम किए।
और विद्यानंद जी महाराज जी ने कहा था, नेमिचंद शास्त्री जी के मरण के पश्चात अखबारों ने लिखा देश भर में, जैन समाज के, प्राकृत के, संस्कृत के 1000 विद्वानों की आज क्षति हुई है। मैं इन्हीं बिंदुओं के साथ विराम लेता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। डॉक्टर विकास चौधरी जी सभा कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और उसके बाद मैं 5 मिनट का समय लूंगा। आज की व्याख्यानमाला समाप्ति की ओर है। हम आप सभी आए विद्वानों का, अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिसने हमें इस कार्यशाला को करने, इस व्याख्यानमाला को करने का अवसर प्रदान किया। आचार्य विद्यानंद मुनिराज व्याख्यानमाला हमारे पास यहाँ इसके अध्यक्ष प्रोफेसर जयकुमार उपाध्याय सर उपलब्ध हैं, तो विद्याभूषण लोक मंगल न्यास का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह व्याख्यानमाला संपन्न हो रही है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर नलिनी शास्त्री सर का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सर, मैं समझता हूं कि भारत में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसने प्राकृत का नाम सुना है या पढ़ रहा है और उसने प्रोफेसर नेमिचंद जी सर का नाम नहीं सुना है। तो हर विद्यार्थी उनकी पुस्तक को पढ़ता है। प्राकृत भाषा साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हम सभी पढ़ते हैं, हम सभी उसी परंपरा से पढ़कर आए हैं। तो आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा सिंघवी मैम, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे कुल सचिव महोदय सर यहाँ उपलब्ध हैं, हम उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यार्थियों का हम होना बहुत आवश्यक है, तो वो सब भी बहुत आभारी है इसके लिए। हमारे विभाग के शोधार्थी, हम हमेशा उन्हें भूल जाते हैं, हम उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नीरज हैं, मनोज हैं, रूपम है, आकांक्षा है, तो ये सभी स्कॉलर हमारे हमेशा हर कार्यक्रम में साथ रहते हैं। तो आप सभी इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार।